student, welcome to our YouTube channel ISC Education by Zitrai. Today we are going to discuss about the purification of hydrogen और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 रहेगा। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हमने बताया था कि आपको कि कैसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं हाइड्रोजन को। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं उसको। हम लोगों ने देखा था कि हम लोग क्या करते हैं, एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, थीसल प्नल लगाते हैं, पाइप लगाते हैं, पाइप को एयर टाइट करते हैं। थीसल प्नल में पहले से ही हम क्या करते हैं, जिंक मेटल को रखते हैं। उसके बाद से उसके थीसल प्नल में से हम कोई भी एसिड डालें या HCl डालें या H2SO4, जब हम उसको मिलाते हैं तो जिंक से रिएक्शन होता है। और अगर हम लोगों ने जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है तो जिंक क्लोराइड बनता है, और सल्फ्यूरिक एसिड डाला है तो सल्फ्यूरिक जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। और उसको हम लोग क्या करते हैं, बीहाइव सेल में इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है, उसमें क्या करते हैं, वाटर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से उसको कलेक्ट कर लेते हैं। लेबोरेटरी प्रिपरेशन के दौरान क्या होता है कि कुछ इम्प्यूरिटीज पाई जाती हैं हाइड्रोजन के प्रिपरेशन में। उसको मैंने पिछले क्लास में बताया था, उसको मैं एक बार और रिकॉल करना चाहूंगा कि कौन कौन सी इम्प्यूरिटी पाई जाती हैं हाइड्रोजन के लेबोरेटरी प्रिपरेशन के दौरान। तो देखिए, ये जो इम्प्योरिटी होती है, पहली इम्प्योरिटी होती है आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड, जो आपके बुक में लाइन बाय लाइन, जैसे कि हम लोग लाइन बाय लाइन ICSE केमिस्ट्री को चलना है, चाहे वो सेलिना बुक हो या यूनिवर्सल केमिस्ट्री हो। तो सेकेंड नंबर का जो इम्प्योरिटी है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद से अगली इम्प्योरिटी जो होती है वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके बाद से जो इम्प्योरिटी होती है वो होती है आपकी फास्फीन, जिसका फॉर्मूला है PH3। उसके बाद से फिफ्थ नंबर पे जो इम्प्योरिटी है वो है आर्सिन, AsH3, इसका फॉर्मूला है। सिक्स नंबर की जो इम्प्योरिटी है वो है आपका H2O, जो कि क्या है, वेपर फॉर्म में है, ये इम्प्योरिटी होती है। उसके बाद से सेवंथ नंबर की जो इम्प्योरिटी है आपकी वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इन इम्प्यूरिटीज को हाउ बी रिमूव द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन हाइड्रोजन गैस ड्यूरिंग द लेबोरेटरी प्रिपरेशन, कैसे हम लोग इस इम्प्यूरिटी को दूर करते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं सारे इम्प्यूरिटीज को कैसे हम दूर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आर्सिन और फास्फीन की बात करें तो इनकी इम्प्यूरिटी हम कैसे दूर करते हैं। तो जब भी लेबोरेटरी प्रिपरेशन के दौरान आर्सिन या फास्फीन नाम की इम्प्यूरिटी है तो इस सोल्यूशन में क्या करना है, हम लोग को सिल्वर नाइट्रेट मिला देना है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सिल्वर नाइट्रेट मिलाया है इस सोल्यूशन में। जैसे ही हम सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं तो अगर ये आर्सिन है तो ये बनता है सिल्वर आर्सिन प्लस सिल्वर नाइट्रेट प्लस आपका नाइट्रिक एसिड, और ये सोल्यूशन बन जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ड्राई करके हाइड्रोजन गैस को निकाल लेते हैं। इस तरह से हम लोग को क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन गैस मिल जाता है। उसके बाद से अगर फास्फीन नाम की भी इम्प्यूरिटी है तो उसको निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट इस सोल्यूशन में मिलाते हैं। जैसे ही हम सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं तो ये होता है आपका सिल्वर फास्फीन बनता है। उसके बाद से आपका सिल्वर नाइट्रेट प्लस नाइट्रिक एसिड ये बनता है, और हाइड्रोजन गैस को ड्राई करके हम लोग क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से ये दोनों इम्प्यूरिटीज तो हमारी ऐसे दूर हो गई। अब जो इम्प्यूरिटीज पाई जाती हैं वो है आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड की। हाइड्रोजन सल्फाइड की इम्प्यूरिटीज को हम कैसे दूर करते हैं, ये आपका सेकंड पॉइंट है, हाइड्रोजन सल्फाइड की इम्प्यूरिटी को कैसे दूर करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड की इम्प्यूरिटी को दूर करने के लिए हम लोग को लैब में क्या करना रहता है, इस सोल्यूशन में लेड नाइट्रेट मिला देना रहता है। तो ये है आपका लेड नाइट्रेट। अगर हम लोग इसमें इस सोल्यूशन में जहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड की इम्प्यूरिटी आई है वहां लेड नाइट्रेट मिलाते हैं तो क्या बनता है कि लेड सल्फेट प्लस नाइट्रिक एसिड बनता है,
और जो हमारा इसको बैलेंस कर लेते हैं, और जो हमारा हाइड्रोजन गैस है उसको हम लोग प्यूरिफाई कर लेते हैं। उसके बाद से अगर इम्प्यूरिटीज हो कास्टिक पोटास, अगर इम्प्यूरिटी हो, देखिए थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं, अगर इम्प्यूरिटी हो सल्फर डाइऑक्साइड की, या इम्प्यूरिटी हो कार्बन डाइऑक्साइड की, या इम्प्यूरिटी हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, तो इस इम्प्यूरिटी को दूर करने के लिए हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को कास्टिक पोटास मिला लेना है, जिसका जिसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम हाइड्राइड, जिसका कॉमन नेम है कास्टिक पोटास। तो अगर हम इस सोल्यूशन में क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या जिसको हम लोग कास्टिक पोटास कहते हैं, इसको मिलाते हैं, तो देखो क्या होता है। तो जैसे ही हम इसको मिलाते हैं तो ये बनता है पोटेशियम सल्फेट प्लस आपका H2O, और इसके बाद से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं ड्राई करके। उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी इम्प्योरिटी को दूर करना है, क्या करेंगे, कास्टिक पोटास को मिलाएंगे, तो ये बनेगा आपका पोटेशियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और जो हाइड्रोजन गैस है उसको क्या करेंगे हम लोग, प्योरीफाई कर लेंगे ड्राई करके। उसके बाद से ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसकी इम्प्योरिटी दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी कास्टिक पोटास मिलाते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास, पोटेशियम नाइट्राइट प्लस पोटेशियम नाइट्रेट प्लस वाटर, और इस तरह से हाइड्रोजन जो है उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, ड्राई करके कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से अगर हम बात करें, जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो है एक ड्राइंग एजेंट होते हैं। इन गैसेस को मैंने कहा अभी कि क्या करते हैं हम लोग कि ड्राई करके गैसेस को पा लेते हैं, तो इन गैसेस को ड्राई करने के लिए, हाइड्रोजन गैस को ड्राई करने के लिए कुछ ड्राइंग एजेंट होते हैं, जैसे कि आपका कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का यूज करके हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करके उसको क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करके उसको ड्राई कर लेते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं, उस सोल्यूशन में कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं, हाइड्रोजन गैस ड्राई हो जाता है और उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरा आपका जो ड्राइंग एजेंट है वो है कास्टिक पोटास यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इससे भी हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को सुखा सकते हैं। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से आपका फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी जो ड्राइंग एजेंट है, देखिए कैल्शियम क्लोराइड, कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये क्या करते हैं, जो वेपर है H2O वेपर, वो क्या करते हैं, इस इम्प्यूरिटी को दूर करते हैं। तो H2O वेपर की इम्प्यूरिटी को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्राइंग एजेंट का, और ये ड्राइंग एजेंट क्या क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब देखो एक और बात, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज गुड ड्राइंग एजेंट। देखो ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या है, एक अच्छा ड्राइंग एजेंट है, गुड ड्राइंग एजेंट, बट इट इज नॉट यूज टू ड्राई हाइड्रोजन एज इट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन thus डिफीटिंग द पर्पज ऑफ द रिएक्शन। ये क्या करता है कि इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं हाइड्रोजन गैस को सुखाने के लिए। क्यों, देखिए, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड है अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, वाटर बना लेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। इस तरह से वाटर जो है कंबाइंड होकर क्या करेगा, हाइड्रोजन जो है कंबाइंड होकर वाटर बना लेगा और इस तरह से हाइड्रोजन के कलेक्शन का हमारा पर्पस ही वैनिस्ड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ड्राइंग एजेंट की तरह यूज नहीं करते हैं। आप लोग ड्राइंग एजेंट के बारे में पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज द गुड ड्राइंग एजेंट, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं करते हैं हाइड्रोजन गैस को ड्राई करने के लिए। ये बात आप लोग अपने नोट में रख के रखिएगा, अपने माइंड में नोट करके रखिएगा। उसके बाद से हम लोग को क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए लेबोरेटरी प्रिपरेशन के दौरान। हाइड्रोजन का जब आप लेबोरेटरी में प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या क्या प्रिकॉशन होना चाहिए, तो देखिए
प्रिकॉशंस क्या क्या होने चाहिए? तो देखिए क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए। सबसे पहले तो प्रिकॉशन यही होना चाहिए कि आपका जो अपरेटस है ना वो क्या हो, एयर टाइट हो। पहला प्रिकॉशन, apparatus शुड बी एयर टाइट। अगर एयर टाइट रहेगा तो क्या होगा, लीकेज ऑफ गैसेस डज नॉट टेक प्लेस। लीकेज जो है गैसेस की वो नहीं होंगी। तो पहला apparatus एयर टाइट होना चाहिए, एयर टाइट हो। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं दूसरी चीजें। अब मान लो कि कोई शरारती लड़का है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन कर रहे हो तुम, तुम्हारा दोस्त है, वो क्या करे कि बार बार वहां पे क्या करे, फ्लेम को जलाए। तो क्या होगा, पर्पज ही डिफीट हो जाएगा तुम्हारा। हाइड्रोजन गैस पॉप के साउंड के साथ बड़े जलेगी और हाइड्रो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करेगी, वाटर वेपर का फॉर्मेशन कर लेगी और ह्यूमिडिटी के रूप में रहेगी इन्वायरमेंट में। तो दूसरा क्या करना चाहिए, इस बार का ध्यान रखना चाहिए, नो यूज ऑफ फायर। फायर का यूज नहीं करना है या आसपास फायर ना हो, इस बात का याद ध्यान रखना। देखो अब तीसरी बातें ये हैं कि जो आपने हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर कर लिया उसको तभी आप कलेक्ट करें जबकि क्या हो कि एयर जो है अपरेटर से स्केप्ड आउट हो जाए, मतलब बाहर हो जाए। ये कैसे तुम लोग जानोगे, ये तब जानोगे कि जब आप क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ गैसेस को टेस्ट ट्यूब में लेंगे और टेस्ट ट्यूब के पास फ्लेम लाएंगे। अगर विदाउट किसी साउंड के साथ क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस बर्न होता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है वो क्या है, बिना पॉप साउंड के साथ अगर बर्न होता है तो आप समझ जाएंगे कि ये जो हाइड्रोजन गैस हमने पाया है वो क्या है, एकदम प्योर है। तो हाइड्रोजन गैस को तभी क्या करना चाहिए, कलेक्ट हो जाना चाहिए, करना चाहिए जब हाइड्रोजन गैस क्या हो, सोल्यूशन से तुम लोग बनाए हो तो क्या हो, जब तक सूख न जाए तब तक उसको क्या करना चाहिए, कलेक्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद से ये जो थीसल फनल आप लोगों ने लगा रखा था, जो थीसल फनल था वो क्या होना चाहिए, डिप्ड इनटू द कोनिकल फ्लास्क। अधिक से अधिक अंदर तक क्या होना चाहिए, डिप्ट होना चाहिए। थीसल फनल फुल्ली डिप्ट लिख लेना, फुल्ली डिप्ट अंदर तक क्या होना चाहिए, डिप्ट होना चाहिए, ताकि क्या हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड जो आपने लिया है वो क्या हो कि आपके जिंक के पास पहुंच सके और जिंक उससे रिएक्ट करके क्या कर सके, हाइड्रोजन गैस बना सके। एक बात अगली ये आती है, सॉरी, वाई बी यूज्ड। एक बात बताओ आप लोग, वाई बी यूज्ड, वाई बी यूज्ड जिंक मेटल during the laboratory preparation of hydrogen? Yeah, why zinc metal is preferred, why zinc metal is preferred during the preparation, laboratory preparation of hydrogen? Why zinc metal is preferred, मेटल इज प्रिफर्ड, जिंक मेटल को ही क्यों प्रिफर करते हैं हम लोग लेबोरेटरी प्रिपरेशन के दौरान, क्यों, ऐसा क्यों है? तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सोडियम एंड पोटेशियम की। पहली बात करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम की। तो बच्चों जो सोडियम और पोटेशियम है ना, वो अगर आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड से इसका रिएक्शन कराएं तो जो रिएक्शन होगा वो बहुत वायलेंटली होगा। तो बी नॉट यूज पोटेशियम एंड सोडियम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन या ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम का यूज नहीं करते हैं। दूसरी चीज, तो आगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में आपके मेटल्स हैं वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। व्हाई दिस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम नॉट यूज, बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव। ये क्या है, एक्सपेंसिव और बहुत महंगे हैं। और सोडियम पोटेशियम क्या है, ये थे रिएक्ट वायलेंटली, समझ लेना आप लोग कि मैंने लिखा है रिएक्ट वायलेंटली, ये रिएक्ट करते हैं वायलेंटली। उसके बाद से एल्युमिनियम है,
एल्युमिनियम का क्यों नहीं यूज करते हैं हम लोग? मैंने बताया था कि एल्युमिनियम जब भी क्या होता है, हम लोग एल्युमिनियम को हॉट वाटर से जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो ये एल्युमिनियम जो ट्राइऑक्साइड होता है वो क्या करता है, कोटिंग बना लेता है और फर्दर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोग एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड का यूज करते हैं हाइड्रोजन के प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद से फोर्थ नंबर पे आयरन का क्यों नहीं यूज करते हैं? जब हम लोग आयरन का यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस के प्रिपरेशन में, तो जब भी आयरन के साथ हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होता है तो उसमें इम्प्योरिटी पाई जाती है। देखो कौन सी इम्प्योरिटी पाई जाती है, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड की। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आयरन का यूज नहीं करते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन में, हाइड्रोजन के लेबोरेटरी प्रिपरेशन में। उसके बाद हम बात करते हैं लेड। लेड का यूज क्यों नहीं करते हैं? Lead is not used during the preparation of hydrogen gas because it react with the waters or acid or dilute or base and form a coating। ये क्या करता है कि एक कोटिंग का फॉर्मेशन कर लेता है लेड सल्फेट। अगर यहाँ पे H2SO4 से रिएक्ट कराएं तो ये क्या करेगा, लेड सल्फेट, या ये अगर आप यहाँ HCl से रिएक्शन कराएं तो यहाँ लेड क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि क्या है, एक कोटिंग है जो कि क्या करेगी, फर्दर रिएक्शन को वैनिश्ड कर देगी, खराब कर देगी अगले रिएक्शन को। इसलिए हम लोग लेड का भी यूज नहीं करते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन के दौरान। कॉपर और मरकरी का क्यों नहीं यूज करते हैं? अब अगला जो हमारा अगली रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोगों ने मेटल का देखा था, वो है आपका कॉपर एंड मरकरी। कॉपर एंड मरकरी, जब कॉपर एंड मरकरी HCl से रिएक्ट करते हैं, ये समझ लो कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो मैंने बताया था कि कॉपर और मरकरी या गोल्ड क्या करेंगे कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएंगे, फर्दर रिएक्शन कैन नॉट बी प्रोसीड, आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? ये इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो क्या है, अधिक रिएक्टिव है कॉपर और मरकरी से। तो ये कॉपर और मरकरी क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, इससे कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन एंड देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ऑब्वियसली देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, कोई फॉर्मेशन नहीं होगा हाइड्रोजन गैस का। उसके बाद से नाइट्रिक एसिड का यूज क्यों नहीं करते हैं? नोट में आप लोग के लिखा हुआ है व्हाई वी नॉट यूज नाइट्रिक एसिड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या करेगा कि अगर ये क्या होगा, अगर ये जिंक से रिएक्ट करेगा, मान लीजिए कि यहाँ जिंक है, ये जिंक से जब रिएक्ट करेगा तो नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा, गैस निकलेगी। देखो नाइट्रिक एसिड का हम लोग यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, वाटर को तुरंत खींच लेगा अपने तरफ और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का होगा, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं मैग्नीज एंड मैग्नीशियम आर द ओनली मेटल दैट रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, दैट मींस 1%। The oxidizing action of a acid is much reduced due to its over dilution। अगर हम लोग क्या करें, इस नाइट्रिक एसिड को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दें, कितने पे आए, 1%, बहुत ज्यादा पानी हो इसमें नाइट्रिक एसिड के सोल्यूशन में, तो क्या होगा, मैग्नीशियम से क्या होगा कि आपके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। इस बात को भी याद रखिएगा, कहीं कंपटीशन में पूछा जा सकता है, वैसे एग्जाम में आने के चांसेस कम ही होते हैं, सेकेंड टर्म मिड टर्म एग्जामिनेशन में आने के चांसेस कम होते हैं। ऐसे ही कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एज इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर एंड विल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं,
कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज नहीं कर सकते हैं हाइड्रोजन के प्रिपरेशन में, क्योंकि ये जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन को पकड़ के क्या करेगा, वाटर का फॉर्मेशन कर देगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी इसमें बनेगा। अब हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं हाइड्रोजन का? देखिए, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का टेस्ट कैसे करते हैं हम लोग लेबोरेटरी प्रिपरेशन में। अगर समझ लो, मान लो कि आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, ये टेस्ट ट्यूब है, जाड़े का समय है, इसमें क्या किया आप लोगों ने, मैग्नीशियम रखा, और इसमें क्या किया, ये मैग्नीशियम है मान लो, मैग्नीशियम, इसमें क्या किया आप लोगों ने, सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया, डाइल्यूट को ही मिलाया, रिएक्शन नहीं होगा, थोड़ा इसको गरमाओगे तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और जैसे ही आप क्या करोगे कि यहाँ पे माचिस लाओगे, मारोगे, तो क्या होगा, ये पॉप के साउंड के साथ बर्न होगा। इस तरह से आप समझ जाएंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है। क्यों पॉप के साउंड के साथ बर्न हुआ, ये बताओ। तुम लोग एक बार के लिए थिंक करो कि इस इन्वायरमेंट में कितने मेटल हैं, 118, बहुत मेटल हैं। और मैंने बताया था कि इफ मेटल रिएक्ट विथ एसिड बेस और वाटर दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जब भी मेटल क्या करते हैं, एसिड बेस और वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ये बताइए, इतना ज्यादा हाइड्रोजन गैस बन रहा है लेबोरेटरी में, हमारे इन्वायरमेंट में, तो इतना ज्यादा जब हाइड्रोजन गैस बन रहा है तो वो क्या होना चाहिए, पॉप का साउंड आना चाहिए। पूरे इन्वायरमेंट में क्या होना चाहिए, पॉप का साउंड आना चाहिए। ये पॉप का साउंड तभी आता है जब कि क्या हो, हाइड्रोजन गैस इम्प्योर हो। इस बात को याद रखना है कि अगर हाइड्रोजन गैस इम्प्योर है तो किसके साथ, किस साउंड के साथ जलेगा, पॉप के साउंड के साथ जलेगा। अगर वो प्योर है तो वो क्या करेगा, साइलेंटली जलेगा, इट बर्न साइलेंटली, और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आपका वाटर बनाएगा। अब हम लोग बात करेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन। कैसे होता है मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन? इसके लिए दो प्रोसेस है हमारे पास, एक गॉस प्रोसेस है और दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस है। मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन, मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन अगला टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन। कैसे हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं हाइड्रोजन का, मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या है बच्चों? मैन्युफैक्चर का मतलब है इफ वी प्रिपेयर समथिंग इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द पर्पज ऑफ कमर्शियल पर्पस, दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। इफ वी प्रिपेयर समथिंग फॉर द कमर्शियल पर्पस, इट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो एक बात बताओ, अब हम ऐसे ही बात करते हैं हाइड्रोजन की। इफ हाइड्रोजन गैस इज प्रिपेयर फॉर द कमर्शियल पर्पस, इट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब भी हाइड्रोजन क्या हो कि कमर्शियल पर्पस के लिए क्या किया जाए, प्रिपेयर किया जाए, तो उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन। अब बताइए, अब इसमें दो प्रोसेस हैं। पहला है आपका गॉस प्रोसेस, जिसके थ्रू बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन करते हैं। पहला है गॉस प्रोसेस, और दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। या तो हम लोग क्या करें, या तो हम लोग क्या करें कि हाइड्रोजन गैस के प्रिपरेशन के लिए दो मेथड है, पहला बॉस प्रोसेस, दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो देखो बॉस प्रोसेस में होता क्या है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बॉस प्रोसेस का। देयर इज अ स्टेप इन द बॉस प्रोसेस। पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इन फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, कोयले को लाते हैं। काले कोयले को देखे हैं आप लोग, सभी लोग देखे हैं। भट्टी पे, भट्टी वाला चाय पियो, बढ़िया वाला, जो एक कप मिलता है मिट्टी के कप में, उस कप में आप लोग चाय पिए होंगे और देखे होंगे कि जो कोयले पे चाय बनता है, कोयला कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉक। उस कॉक को लाइए आप और उसको हॉट कीजिए, रेड हॉट कीजिए। उस पे क्या कीजिए आप,
एक्सेस ऑफ स्टीम पास कीजिए। स्टीम क्या होना चाहिए, ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, और लगभग इसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या कीजिए, इस रिएक्शन को बढ़ाइए। जैसे ही आप 1000 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कंबाइंड रूप में इसका फॉर्मेशन होगा। इसको कहते हैं हम लोग वाटर गैस। कहने का मेरा मतलब ये है, when red hot coke react with steam in high temperature, the high temperature there means 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, there is the formation of water gas। जब भी क्या होता है, रेड हॉट कॉक स्टीम के साथ रिएक्ट करता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, तो क्या होता है, कार्बन वाटर गैस का फॉर्मेशन होता है। पहले स्टेप में इंडस्ट्रीज में ऐसे ही प्रिपरेशन किया जाता है, बड़ा सा टैंक लिया जाएगा, उसमें खूब सारा कोक मिलाया जाएगा, रेड हॉट कॉक को, उसमें क्या किया जाएगा, भाप से उसको गुजारा जाएगा, और जो टेम्परेचर रहेगा वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहेगा। अब हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, लेबोरेटरी में देखो क्या किया जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या किया जाता है, इस वाटर गैस को, दिस वाटर गैस में क्या किया जाता है, एक्सेस ऑफ स्टीम पास किया जाता है, और ज्यादा स्टीम पास किया जाता है। और यहाँ पे दो चीजें यूज की जाती हैं, एक आपका जो फेरिक ऑक्साइड है, इसको यूज करते हैं हम लोग कैटलिक के रूप में, और दूसरा जो है क्रोमिक ऑक्साइड CrO3, इसका यूज करते हैं हम लोग प्रोमोटर के रूप में। एक बार के लिए लिख देता हूँ ताकि आप लोग का एक नोट्स तैयार हो जाए। ये है कैटलिस्ट और ये है आपका प्रोमोटर। तो यहाँ पे कैटलिस्ट और प्रोमोटर क्या है, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस, देखो एक बार के लिए कैटलिस्ट का डिफिनेशन देखो, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस which accelerate or decelerate the rate of reaction but cannot take part in the chemical reaction। देखो कैटलिस्ट वो होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। प्रोमोटर क्या होते हैं, द सब्सटेंस which enhance the activity of कैटलिस्ट इज कॉल्ड प्रोमोटर। ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को ही बढ़ा देते हैं, उसको हम लोग प्रमोटर कहते हैं। तो देखो जब ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा, जब हम लोग कैटलिस्ट मिलाएंगे और टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे 450 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर, तो क्या होगा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये है आपका बॉस प्रोसेस का दो स्टेप। अब एक बात बताओ, अगर हम यहां से क्या करें, इस एक मिनट, वेट फॉर मिनट, अगर हम क्या करें, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दें, यहां से रिमूव करो कार्बन डाइऑक्साइड को, देखोगे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। तो थर्ड स्टेप है हमारा सेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का सेपरेशन। तो देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो हाइड्रोजन का जो ये मिक्सर आया है, इसको क्या करना है, आपको इसको दूर करने के लिए क्या करना है, द above mixture that is carbon dioxide plus hydrogen is forced to through cold water under pressure 30 atmosphere which dissolve more soluble carbon dioxide leaving hydrogen behind। सॉरी, देखिए सेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करना है तो क्या करना है हम लोग को? सबसे पहले इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हम लोग को क्या करना है, इस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के सॉल्यूशन को एक्सेस ऑफ कोल्ड वाटर से पास करना है। क्या करेंगे हम, एक्सेस ऑफ कोल्ड वाटर पास पास करना है इसको, एक्सेस ऑफ कोल्ड वाटर से पास करेंगे, बहुत सारा कोल्ड वाटर हो, और क्या हो, प्रेशर जो है इसको कम करेंगे, 30 एटमॉस्फेयर रखेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगा, वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। देखो क्या होगा, रिजल्ट इसका क्या होगा, रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड dissolve in water and hydrogen
गैस इज कलेक्टेड या हाइड्रोजन गैस इज लेफ्ट बिहाइंड, हाइड्रोजन लेफ्ट बिहाइंड। एक बार के लिए और समझते हैं। देखिए सेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कैसे करते हैं। एक्सेस ऑफ कोल्ड वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो गैस है उसको क्या करते हैं, पास करते हैं। जो प्रेशर है उसको 30 एटमोस्फियर रखते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, और जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होता है, बच जाता है, और हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ये तो रहा पहला मेथड सेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा मेथड, अगर हम लोग क्या करें, ये जो सोल्यूशन था इसमें क्या करें, कास्टिक पोटास मिला दें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिला दें, तो ये पोटेशियम कार्बोनेट प्लस H2O बनेगा, और हमारा जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट बिहाइंड हो जाएगा, बच जाएगा, उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो ये दो स्टेप हैं, दोनों स्टेप का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट कर लेते हैं वाटर से। उसके बाद से देखिए एक बात और बना, अगर हम क्या करें, अगर यहां से ये वाटर गैस से इस कार्बन मोनोऑक्साइड को ही रिमूव कर दें तो क्या होगा कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस बच जाएगा। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, डी वाला जो हमारा स्टेप है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सोल्यूशन में क्या करते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड मिला देते हैं, और इस तरह से हमको क्यूप्रस क्लोराइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2O का एक सोल्यूशन मिलता है, और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाता है। देखो सेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको सेपरेट करना है तो हम लोग को क्या करना है, इसमें क्या करना है कि क्यूप्रस क्लोराइड का एक सोल्यूशन मिला देना है। क्यूप्रस क्लोराइड का जैसे ही सॉल्यूशन आप मिलाएंगे तो ये क्यूप्रस क्लोराइड जो है वो क्या बनाएगा, मिक्सर बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर का, और इस तरह से हाइड्रोजन गैस हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस को हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। अब देखिए ऐसे ही इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। दूसरा जो मेथड है वो आपका बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन करते हैं, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से भी। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक छोटा सा टब है, इस टब में आप लोगों ने क्या किया, प्योर वाटर रखा है। ये जो वाटर है वो क्या है, प्योर वाटर। ये आपने क्या किया, प्योर वाटर को रखा, और इसके दो किनारों पे क्या किया, आप लोगों ने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए इलेक्ट्रोड्स दो सबसे मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रो मीन्स क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे, कहाँ पे, ओड्स का मतलब होता है इंड, ऐसा भी ऐसा मेटल जो कि क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे इंड पे, सिरों पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो दो इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, और आप सभी लोग जानते हैं ये इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, आपके कैथोड और एनोड है। तो मान लीजिए ये हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड्स लगाया, ये है आपका एनोड, ये हमने एक इलेक्ट्रोड्स लगाया, ये है कैथोड। कैथोड जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। अब इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटी वाली जो बैटरी आती है उसको भी आप लोग लगा के क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन को देख सकते हैं। ये हमने क्या किया, बैटरी लगाया। अब हम इस वाटर को
अब हम इसमें क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करें, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों होगा? प्योर वाटर जो है वो बैड कंडक्टर है किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी की क्या है? सिटी की बैड कंडक्टर है। तो इसको हम इस सॉरी 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 बिकॉज ऐसा क्यों होगा? बिकॉज सही लिखा था, प्योर, क्योंकि बिकॉज जो आपका प्योर वाटर है इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो प्योर वाटर है वो क्या है? बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ही नहीं होगा। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। इसके लिए हम इसमें क्या करेंगे? ऐसे सब्सटेंस मिलाएंगे जो कि क्या कर सके, इस वाटर को आयनाइज कर सके। एसिडुलेटेड बनाएंगे इसको, एसिडुलेटेड करेंगे। एसिडुलेटेड करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? NaCl मिला लो, H2SO4 मिला लो, या आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला लो। जैसे ही आप इन कोई भी सब्सटेंस इसमें मिलाएंगे क्या होगी? इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाने लगेगी। अब हम क्या करेंगे, पहले से ही हम लोगों ने क्या किया होगा कि एक बड़ा सा टेस्ट ट्यूब, छोटा सा मान लो आप लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे देखेंगे कि ये वाटर जो है वो टूटने लगेंगे, और वाटर टूटेंगे तो देखिए क्या होगा। ये मान लीजिए कि वाटर है, इसको आप लोगों ने क्या किया? एसिडुलेटेड किया। जैसे ही आप एसिडुलेटेड करेंगे तो ये क्या होगा? हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन में बदलेगा। और ये जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या है? निगेटिव है। तो कहाँ कलेक्ट होगा? कैथोड पे। और ये जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉजिटिव है, कहाँ कलेक्ट होगा? कैथोड पे। और ये जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या है? निगेटिव है। ये कहाँ कलेक्ट होगा? आपके एनोड पे। एक बार के लिए और सुनेंगे। देखिए, जैसे ही हम क्या करेंगे, इस वाटर को एसिडुलेटेड करेंगे और इसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा कि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो क्या है कि आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये कहाँ जाएगा? कैथोड पे कलेक्ट होगा। और जो ऑक्सीजन है वो निगेटिव चार्ज होता है, ये कहाँ कलेक्ट होगा? एट एनोड पे कलेक्ट होगा। ऐसे हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर लेते हैं। और ये पूरा रहा आपका प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें क्या किया जाता है? एक बड़ा सा गड्ढा खोला जाता है। सपोज कीजिए कि आपके 9th A B C D इस सेक्शन है, उतना बड़ा एक गड्ढा खोदा जाता है, उसमें दो बड़े इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराया जाता है। और उसमें बड़े बड़े पाइप लगाए जाते हैं फैक्ट्री में, बड़े बड़े पाइप। ठीक है, अब इस वाटर को एसिडुलेटेड किया जाता है। जैसे ही एसिडुलेटेड करते हैं हम लोग वाटर को, तो क्या होते हैं? वाटर टूटने लगते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो एनोड के जो सिरे पे है वो क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन गैस जाता है, और कैथोड के सिरे पे हाइड्रोजन गैस जाता है। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर लेते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये है इलेक्ट्रोलिसिस की, कि जो इलेक्ट्रोलिसिस में प्रिपरेशन होता है हाइड्रोजन गैसेस का या ऑक्सीजन गैसेस का, ये दोनों गैसेस एकदम प्योर होती है। दैट गैसेस इज टोटली प्योर। और इसको आप चाहे तो घर पे भी रिएक्ट करा के देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। यहीं पे हम इसको फिनिश करते हैं, और एक लेक्चर और आएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग माय videos. Please like, share and subscribe.